नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। मैं सज्जनपाल मेल एक बार फिर से सामाजिक की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्रपति शिवाजी और सवाई जयसिंह। इन दोनों के बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने इनमें से छत्रपति शिवाजी के बारे में क्या अध्ययन करेंगे। इनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार इन्होंने मुसीबतों का सामना किया, इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, किस प्रकार इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, वो सारा आज अपने इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखो छत्रपति शिवाजी, जिनका सबसे पहले कोई भी प्रश्न अपने शुरू करते हैं लिखना, उससे पहले देखो उसके बारे में लिखना होता है। छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर के दुर्ग में। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, कौन से दुर्ग में, शिवनेर के दुर्ग में या शिवनेर के किले में हुआ था। ठीक है, कब हुआ जन्म है, 20 अप्रैल 1627 को। फिर देखो अगली जो चीज आती है, छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। क्या नाम था, शाहजी, और माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी और माता का नाम है जीजाबाई था। अब देखो शाहजी जो थे, इन्होंने क्या किया, दूसरा विवाह कर लिया। कौन सा विवाह कर लिया, दूसरा, किसके साथ थे, तुक्काबाई मोहिते के साथ। ठीक है ना, नाम क्या था दूसरी पत्नी का, तुक्काबाई मोहिते। जबकि जीजाबाई है वो शाहजी की पहली पत्नी थी और छत्रपति शिवाजी की मां। तो देखो, जब शिवाजी के पिताजी शाहजी ने तुक्काबाई मोहिते से विवाह किया तो जीजाबाई है वो शाहजी से अलग रहने लगी, उन्हें छोड़ के चली गई और साथ में किसको ले गई, छत्रपति शिवाजी को ले गई। छत्रपति जो शिवाजी है, इनका जो लालन पालन है या इनकी जो परवरिश है वो इनके संरक्षक दादाजी कोणदेव ने की। क्या नाम था इनके दादाजी का, संरक्षक थे कोणदेव। ठीक है, ये देखो ये नाम लिखा हुआ है कोणदेव। और साथ में इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो गुरु थे इनके, देखो रामदास, समर्थ गुरु रामदास, या नाम लिखा हुआ है समर्थ स्वामी रामदास या गुरु समर्थ स्वामी रामदास। दादाजी का नाम कोणदेव और गुरु का नाम है रामदास। अब देखो जो समर्थ स्वामी रामदास थे ना, इन्होंने शिवाजी को राष्ट्र के प्रति बलिदान होने की और राष्ट्र प्रेम करने की ऐसी शिक्षाएं प्रदान की। जबकि दादाजी हैं, इन्होंने इनको सेना की जो शिक्षा दीक्षा है, एक सैनिक को कैसे होना चाहिए, युद्ध कला कैसी होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र चलाने का जो ज्ञान है वो इनको किसने दिया, इनके दादाजी कोणदेव ने। क्यों, क्योंकि पिताजी तो अलग रहते थे, पिताजी को तो इनकी माताजी ने मतलब छोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी किसके साथ की थी, तुक्काबाई मोहिते के साथ। ठीक है, अब 12 वर्ष के जब हुए शिवाजी, तो इनके पिताजी शाहजी से इनको एक जागीर प्राप्त हुई थी जिसका नाम था पूना की जागीर। ठीक है ना, पूना की जागीर शिवाजी को कितनी अल्पायु में मिली, कितने वर्ष की आयु में मिली, 12 वर्ष की आयु में मिली। अब देखो शिवाजी का जो पहला साहसिक कार्य था ना, वो इन्होंने 19 वर्ष की आयु में किया। जब शिवाजी 19 वर्ष के थे तो शिवाजी ने कुछ मावले युवकों को लेकर, मावले युवक थे उनको साथ में लेकर, और तोरण दुर्ग, कौन सा दुर्ग था, तोरण दुर्ग, तोरण दुर्ग, इस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और तोरण दुर्ग को जीत लिया, उस पर अधिकार कर लिया। शिवाजी के इस कार्य में साथ किसने दिया, मावले युवकों ने। ठीक है, अब देखो सन 1659 में बीजापुर के सुल्तान अफजल खान को दमन हेतु भेजा गया। देखो बीजापुर का जो सुल्तान था ना, बीजापुर, उसने अफजल खान नाम के अपने सेनापति को भेजा, क्योंकि
लूटपाट है वो चरम सीमा पे थी, कर रहा कौन था लूटपाट? शिवाजी। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, इसके दमन करने के लिए जो बीजापुर का सुल्तान था उसने अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां इसके साथ संधि कर रहा था, ठीक है, और संधि में उसने इसको धोखा दे दिया। किसको? शिवाजी को। किसने धोखा दिया? अफजल खां ने, जो बीजापुर के सुल्तान का क्या था, एक सेनापति था। संधि वार्ता के दौरान इसको धोखा दिया, जिससे शिवाजी है वो क्या हुए, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, धोखा देके उसको मारना चाहता था वो। तो शिवाजी ने बगनखे नाम का हथियार आता, बगनखा, बगनखे बोलते हैं उसको या बगनखा, उससे जो अफजल खां है इसका पेट फाड़ डाला। बगन खाता है आगे से मुड़ा हुआ थोड़ा, तो वो पेट में डाल के और निकालिया, पेट फाड़ डाला। किसका? अफजल खान का। तो अफजल खान की तो कहानी होगी यहाँ पे समाप्त हो गई। अब देखो इसके बाद में अफजल खान को मारने के बाद में 1663 ईस्वी में शायस्ता खां को भेजा औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने भेजा। और किसको? शायस्ता खां को। शायस्ता खां औरंगजेब का सेनापति था एक, ठीक है ना। इसको भेजा क्यों? क्योंकि औरंगजेब भी जो छत्रपति शिवाजी है इनकी लूट खसोट से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी है वो छोटे छोटे जो राज्य है, बड़े जो राज्य है उन पर हमला करता और उनको लूट रहा था और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। महाराष्ट्र में शिवाजी की जो शक्ति है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब ने सोचा कहीं पे कल ये अपने ऊपर ही भारी न पड़ जाए, इसलिए इसका दमन करना जरूरी है। तो इसके दमन के लिए किसको भेजा? शायस्ता खां को। किसको? शायस्ता खां को। और कब भेजा? 1663 में, ठीक है। और शायस्ता खां ने क्या किया? पुन्ना के किले पर अधिकार कर दिया, जहां पर देखो ये रह रहा था ना शिवाजी, उसी किले पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। कब? 1663 में शायस्ता खां को भेजा गया और पुन्ना पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो देखो जब शायस्ता खां रात्रि को अपने मतलब इनका युद्ध मोर्चे के, ये कमरा तो होता नहीं उस समय, मतलब घर वगैरह होते नहीं, जब युद्ध मोर्चे में होते हैं ना तो इनके तंबू लगे होते हैं या टेंट वगैरह लगे होते हैं छोटे छोटे, जैसे फौजियों के नहीं लगे होते क्या, वैसे ही उसमें क्या है ये अपने शिविर में, शिविर बोलते हैं उसको, अपने शिविर में क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। कौन है? शायस्ता खां। तो अचानक शिवाजी ने क्या किया? शायस्ता खां पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, जिसमें शायस्ता खां के पुत्र को मार दिया गया। एक तो शायस्ता खां है, इसके क्या है? पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु। और जब शायस्ता खां के ऊपर आक्रमण किया गया ना तो शायस्ता खां वहां पर जीवित बच के निकल गया, लेकिन उसके हाथ की 3 उंगलियां कट गई। शिवाजी ने शायस्ता खां के पुत्र को तो मार दिया और शायस्ता खां के हाथ की 3 उंगलियां काट दी, ठीक है। रात्रि में जब विश्राम कर रहा था शायस्ता खां, उस समय शिवाजी ने क्या किया? उसके शिविर पर हमला किया। तो देखो 1664 में उसके बाद में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया, ठीक है। लूटपाट है वो और भी ज्यादा क्या है? बढ़ती गई। 1664 में अब देखो शायस्ता खां भी फैल रहा है ना, पहले अफजल खां है वो भी फैल रहा, शायस्ता खां है इसको भी कामयाबी नहीं मिली। अब 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया, ठीक है ना। फिर देखो औरंगजेब ने क्या किया? आमेर के राजा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा, ठीक है। मंत्री था जयसिंह, आमेर के राजा थे जयसिंह। किसका मंत्री था? औरंगजेब का। और साथ में इसके भेजा दिलेर खान को कि शिवाजी की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको कैसे न कैसे दमन करके इसको कम किया जाए। तो शिवाजी के दमन हेतु उन्होंने जयसिंह और दिलेर खां को भेजा। मुगल सेना ने शिवाजी के अनेक किले क्या कर लिए? अधिकृत। अब क्या है? उल्टा पासा पड़ गया। जयसिंह और दिलेर खां शिवाजी पर भारी पड़ गई। पहले तो शिवाजी भारी पड़ रहा था सब पर, अब कौन भारी पड़ गया? मिर्जा राजा जयसिंह, पूरा नाम था इसका मिर्जा राजा जयसिंह। और साथ में इसके मंत्री कौन था? दिलेर खां। इन्होंने क्या किया? जो जितने भी किले अधिकृत किए हुए थे शिवाजी ने लूट के, उन सभी को क्या है? अब अधिकृत करना और अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। तो देखो मुगल सेना ने शिवाजी के अनेक किले अधिकृत कर लिए। अधिकृत करना होता है अपने हाथ में, मतलब अपने पास ले लिए, अपने साम्राज्य में मिला लिए।
अब देखो शिवाजी ने तंग आकर देखा कि इस प्रकार तो अपने पूरे दुर्ग है वो जाएंगे, मुगल सेना वो क्या है अपने पूरे दुर्ग जीत लेगी। तो शिवाजी ने तंग आकर फिर क्या मुगलों के साथ एक संधि कर ली, भाई मैं आपके साथ संधि करने के लिए राजी हूं। तो देखो एक मशहूर संधि हुई थी 1665 में जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। प्रश्न भी आता है पुरंदर की संधि क्या थी। ठीक है, किस किस के मध्य हुई? मुगलों के मध्य और शिवाजी के मध्य। कब हुई? 1665 में। क्या नाम था? पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि क्या थी? देखो शिवाजी के पास 35 दुर्ग थे। कितने थे? 35 दुर्ग। ठीक है, 35 दुर्ग थे शिवाजी के पास। ये देखो लिखा हुआ है, इनमें से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े। शिवाजी के पास टोटल जो दुर्ग है वो सिर्फ बचे अब 12। ठीक है, पहले शिवाजी के पास दुर्गों की संख्या कितनी थी? 35 है। लेकिन इस संधि के तहत शिवाजी ने सोचा पूरे दुर्ग जाएंगे, इससे बढ़िया थोड़े बहुत तो बचेंगे, संधि कर लेते हैं। संधि के तहत जो मुगल हैं इनके पास कितने? 23 दुर्ग चले गए। अब शिवाजी के पास मात्र दुर्गों की संख्या रह गई 12। और दूसरा, शिवाजी का जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। मुगल दरबार में उन्हें 5000 मनसबदार बनाया गया। क्या बनाया गया? 5000 मनसबदार। अब देखो मैं इसको मिटो देता हूं, दूसरा आगे थोड़ा इसको और है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखो पुरंदर की संधि हो गई ना, तो उसके बाद में देखो क्या हुआ कि समय जो जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह, उसने शिवाजी को कहा कि तू कभी भी क्या है आगरा स्थित जो मतलब मुगल दरबार है उसमें कभी भी उपस्थित हो सकता है। तो शिवाजी ने उनसे कहा कि आप मेरे को एक काम करो, दक्षिण भारत के जो मुगल सूबे हैं ना उनका मेरे को आप सूबेदार बना दो। ठीक है ना। तो देखो अब जो मुगलों के दरबार में शिवाजी को बुलाया जाता है जहां पर उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया जाता है। मतलब उनको जितनी मतलब प्रतिष्ठा और इज्जत चाहिए थी उतनी नहीं दी जाती। तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार है उनमें को बिठा दिया जाता है। तो इससे देखो शिवाजी क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो मुगलों द्वारा शिवाजी को नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, नजरबंद क्या होता है? ऐसी जगह कैद करना जिसका किसी को भी पता न हो। ठीक है, उसको बोलते हैं नजरबंद। तो नजरबंद किसको किया गया? यहाँ पर शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया क्योंकि शिवाजी के साथ बुरा व्यवहार किया गया था, तृतीय श्रेणी वाला व्यवहार किया गया जिससे नाराज हो गए। उसके बाद में इनको नजरबंद कर दिया गया। अब देखो कब? 1666 में इनको नजरबंद कब किया गया? 1666 में शाही दरबार में उपस्थित हुए थे तो वहां इनको क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया। मतलब ऐसी जगह कैद कर दिया गया जिसका किसी को भी पता न हो। लेकिन नवंबर के महीने में 1666 में नवंबर में संभाजी, क्योंकि जो संभाजी 5000 मनसबदार थे वो वहीं थे मुगल दरबार में, इनके पुत्र, उनकी सहायता से ये किले से क्या हो गए? गुप्त रूप से जो गुप्त दरवाजा है वहां से फरार हो गए और अपने घर पर जा पहुंचे। कब? नवंबर 1666 में। ठीक है। अब औरंगजेब ने देखा कि ये तो अपने ऊपर भारी पड़ेगा, दोबारा वह लूट खसोट करेगा, तो सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने राजा की उपाधि प्रदान कर दी कि तू क्या है? राजा है। ठीक है ना, राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है। अब 2 वर्ष तक क्या है? शिवाजी शांत रहे, राजा की उपाधि दे दी ना, तो 2 वर्ष तक शिवाजी ने कोई लूट खसोट नहीं की, बिल्कुल वो शांत रहे। लेकिन 2 वर्ष बाद में कब? 1670 में शिवाजी का मूड चेंज हो गया। ठीक है ना। उन्होंने दोबारा क्या है? उन्होंने सोचा कि मुगलों के अधीन न रह के अपने स्वतंत्र रहें। जितने भी मुगलों ने उनसे दुर्ग जीते थे वो दोबारा अब छीनने की कोशिश वो करने लगे। ठीक है। कब? 1670 में दोबारा क्या कर दिया इन्होंने? विद्रोह कर दिया शिवाजी ने और 1670 में सूरत को दोबारा लौटा। ठीक है ना, लूट लिया। कब? 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा और जितने भी मतलब अंग्रेजी शासित जितने भी दुर्ग थे, जितने भी रियासतें थी, उन सभी को लूटना प्रारंभ कर दिया। जितने दुर्ग, जैसे पुरंदर की संधि में जो दुर्ग चले गए थे ना शिवाजी के हाथ से अंग्रेजों मुगलों के पास में, तो उनको दोबारा लाने का इसने लक्ष्य बना लिया और इसने छत्रपति की जो उपाधि है वो भी धारण कर ली। कब?
1670 के बाद में इसने छत्रपति की उपाधि है वो धारण कर ली। और देखो 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी है उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये हमारे छत्रपति शिवाजी थे जिन्होंने क्या है, मुगलों के साथ क्या किया, संघर्ष। इसका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि छत्रपति शिवाजी के जीवन परिचय दीजिए या इनके बारे में बताइए, या प्रश्न घुमा के दे सकते हैं थोड़ा सा कि छत्रपति शिवाजी ने किस प्रकार मुगलों का प्रतिरोध किया। तो ये आज हमारा देखो छत्रपति शिवाजी है वो तो कंप्लीट हो गया। अब अपने कौन सा टॉपिक करेंगे, सवाई जयसिंह। अब देखो जो अपना अगला शासक है वो सवाई जयसिंह, आमेर के शासक थे। कहां के शासक थे, आमेर के। तो देखो इनका जन्म है सवाई जयसिंह का 3 सितंबर 1688 को हुआ था। कब हुआ, 3 सितंबर 1688 को। अब देखो इनके पिता का नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था पिता का, बिशन सिंह। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, सवाई जयसिंह है, इनके एक भाई भी था जिनका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था, विजय सिंह। लेकिन पहले जो सवाई जयसिंह है ना, उनका नाम विजय सिंह था और इनके भाई का नाम था जय सिंह। ठीक है। औरंगजेब ने इनसे प्रभावित होके, इनकी योग्यता से प्रभावित होके विजय सिंह का नाम तो कर दिया जय सिंह, और जय सिंह का क्या कर दिया, विजय सिंह। यानी कि ये जो सवाई जय सिंह है इनका सही नाम तो था विजय सिंह है, लेकिन बाद में किसने, औरंगजेब ने इनका नाम कर दिया जय सिंह, और इसके भाई का नाम था जय सिंह, उसका कर दिया विजय सिंह। यानी कि नाम उल्टे कर दिए दोनों भाइयों के। ठीक है। अब देखो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह 1699 में आमेर का शासक बना। कौन से सन में, 1699 में आमेर का शासक बना। 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब 1699 में शासक बना ना सवाई जयसिंह, तो इससे इसका जो भाई है विजय सिंह वो क्या हो गया, नाराज हो गया। ठीक है। 1699 में जब सवाई जयसिंह शासक बनता है तो इनका भाई नाराज हो जाता है, और 1707 में देखो क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1699 तक और से लेके 1706 तक सब कुछ सही चल रहा था यहां तक, लेकिन 1707 में अचानक क्या हो गई, औरंगजेब की मृत्यु। अब औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4। एक का नाम मुअज्जम, दूसरे का आजम, तीसरे का अकबर और एक का कामबख्श। ये 4 पुत्र थे। इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। चारों भाई लड़ने लगे कि राजा अब मैं बनूं। तो इनमें जो अकबर है, देखो नाम क्या है, अकबर। ये क्या है, राजकाज सब कुछ छोड़कर पारस चला गया। कहां चला गया, कौन सी जगह है, पारस। अकबर एक कम हो गया 4 में से, अकबर चला गया पारस, यहां चला गया। दूसरा कामबख्श, दूसरा कौन है, कामबख्श। इसको राजा बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ये राजा बनना ही नहीं चाहता था। ठीक है ना। एक तो कहां चला गया, पारस चला गया, और दूसरा कामबख्श है, ये राजा बनना ही नहीं चाहता। बच गए कितने, 2, मुअज्जम और आजम। फाइनल मैच के बीच में हो, मतलब मुअज्जम और आजम है, अब ये 2 बचे। तो 1707 में, ठीक है, देखो इनके बीच में, किनके, मुअज्जम और आजम के बीच में उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ। ठीक है ना। किनके किनके बीच में, मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध हुआ। आजम का साथ दिया किसने, सवाई जयसिंह ने। अब सवाई जयसिंह है वो कौन से के साथ था, आजम के साथ। तो मुअज्जम ने सवाई जयसिंह का जो भाई था विजय सिंह, उसको अपनी ओर मिला लिया। भाई जब आजम का साथ दिया किसने, सवाई जयसिंह ने, तो मुअज्जम ने किसको मिला लिया, इसके भाई सवाई विजय सिंह को मिला लिया। ठीक है ना। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई, मुअज्जम की जीत हुई। किसकी हुई, आजम हार गया, मुअज्जम की जीत हुई, और वो शासक बना। किसके बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। और उसने अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम रखा अपना, बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम नाम है वो इसने हटा लिया, अपना नाम चेंज करके रख लिया बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। और विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया। आमेर का शासक किसको बनाया गया, विजय सिंह को। बाद में देखो जय सिंह है वो क्या है, आमेर का शासक बन गया। अब देखो
आमेर का शासक जैसे विजय सिंह को बनाया बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम ने, तो आमेर का नाम भी चेंज कर दिया। पहले तो आमेर का नाम, जो आमेर है उसका नाम रखा इस्लामाबाद। क्या रखा? इस्लामाबाद। फिर उसको भी चेंज कर दिया और इस्लामाबाद की जगह क्या नाम रख दिया? मोमिनाबाद। आमेर के नाम परिवर्तन किए ये किसने? मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है। अब देखो सवाई जय सिंह आमेर का शासक है, अजीत सिंह मारवाड़ का शासक है। बहादुर शाह ने इनको क्या किया? सूबेदार नियुक्त कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है। अब देखो ये यहां तक हो गया। अब देखो सवाई जय सिंह की उपलब्धियां पढ़ेंगे अपने ने। ये तो इसके जीवन काल पढ़ लिया हमने कि सवाई जय सिंह किस प्रकार राजा बना, किस प्रकार उसके भाई ने क्या है उसका विद्रोह किया, उसके बाद में जो औरंगजेब के चारों पुत्रों के बीच में किस प्रकार उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, बाद में क्या घटनाएं हुई, वो तो हमने देख लिया। अब देखो इसकी सवाई जय सिंह पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी मेन उपलब्धियां क्या थी, इसकी जो मुख्य उपलब्धियां थी ना, उनके बारे में अब अपने पढ़ते हैं। अब है देखो सवाई जय सिंह की उपलब्धियां। प्रश्न क्या आता है कि सवाई जय सिंह की उपलब्धियों के बारे में बताइए, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियां थी, क्या क्या निर्माण करवाया, कौन कौन सी विजय, उनकी विजय तो बहुत ही, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य जो विजय हैं उनके बारे में अपने देखेंगे। तो सवाई जय सिंह की उपलब्धियों में सबसे पहले जाटों का दमन। ठीक है। भरतपुर रियासत जो है उसमें जाटों के दमन के लिए जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, देखो उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना। उसने जो जाट वहां पर राजा था चूड़ामन, उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है ना। क्या नाम था? चूड़ामन। जाट नेता था एक तरह से या राजा था ये, इसने विद्रोह कर दिया। तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको भेजा? सवाई जय सिंह को भेजा कि इस जाटों का जो विद्रोह है ना, इसको तू ही दबा सकता है। तो सवाई जय सिंह है वो भरतपुर के लिए निकल लिए, जाटों का दमन करने के लिए अच्छी अपनी सेना लेके और भरतपुर की तरफ बढ़ लिए। लेकिन जाट नेता जो चूड़ामन है वो सवाई जय सिंह है, इनके हाथे नहीं लगा। ठीक है ना, इनकी गिरफ्त में नहीं आया। तो सवाई जय सिंह ने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए जो चूड़ामन था, जाट नेता चूड़ामन है, उसके भतीजे जिसका नाम था बदन सिंह, क्या नाम था? बदन सिंह, उसको लालच देकर, ठीक है ना, कि हम तेरे को कोई जागीर प्रदान कर देंगे, अपनी ओर मिला लिया। ठीक है। किसको मिला लिया? बदन सिंह को। और बदन सिंह है ये किसका भतीजा था? जाट नेता जो चूड़ामन है ना, इसका भतीजा था। जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को अपनी ओर मिलाया और बदन सिंह की सहायता से जो चूड़ामन है इसको खदेड़ दिया भरतपुर से। इसको बोलते हैं जाटों का दमन। ठीक है ना। किसने किया जाटों का दमन? सवाई जय सिंह ने। अब देखो इससे जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। किससे? जय सिंह से। सवाई जय सिंह से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि पहले जो जितने भी पैतरे आजमाए गए थे मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा ये चूड़ामन का दमन करने के लिए, वो सारे विफल रहे थे। ठीक है। आखिरकार सफलता किसको मिली? सवाई जय सिंह को। तो सवाई जय सिंह से ये बहुत ज्यादा क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। और पहले देखो जब ये बादशाह वगैरह प्रसन्न हो जाते थे ना, तो ये उपाधियां देते थे हमारे यहाँ जो राजा थे उनको। तो जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा, मुगल बादशाह द्वारा उपाधि दी गई जिसका नाम था राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। ये उपाधि प्रदान की गई। तो पहला देखो पॉइंट हो गया इसमें, जब सवाई जय सिंह की उपलब्धि पूछे तो जाटों का दमन। ठीक है, ये हो गया। फिर है ज्ञान विज्ञान की उन्नति। ठीक है। ज्ञान विज्ञान की उन्नति के लिए देखो सवाई जय सिंह ने क्या क्या किया। शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया नक्षत्रों की गणना करने के लिए, मतलब तारों की गिनती करने के लिए। तारे नहीं होते कि नक्षत्र, उनकी गणना या गिनती करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह ने। ठीक है। तो देखो शुद्ध सारणी बनवाई थी नक्षत्रों की गणना करने के लिए, और इसने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था।
ज्योतिष अध्ययन के लिए। कौन से अध्ययन के लिए? ज्योतिष अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनाई थी, जिनमें से जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला वो सबसे ज्यादा प्रमुख वेधशाला है। नाम सुना होगा जयपुर में जंतर मंतर, ठीक है ना। तो किसके द्वारा बनाई गई थी वो जंतर मंत्र? सवाई जयसिंह द्वारा। अब देखो स्थापत्य कला की उन्नति, भवन निर्माण या स्थापत्य कला में भी इसका क्या है? पूरा सहयोग था। अब देखो इसने सबसे पहले क्या किया? जयपुर को बसाया इसने। कौन से नगर की? जयपुर की स्थापना इसने की थी, जिसका प्राचीन नाम था जयनगर। जयपुर का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था? जयनगर है। जयसिंह के बाद में इसका नाम पड़ा जयपुर। जयसिंह है उसने जयपुर की स्थापना की थी। और देखो 1740 ईस्वी में ये पहला हिंदू शासक था जिसने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करवाए थे? यज्ञ करवाए थे। बहुत ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान इसने करवाए थे। और यज्ञ करने के लिए जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे ना, उन सभी ब्राह्मणों के रहने के लिए इसने जो जल महल है, ठीक है ना, उनका क्या करवाया था? निर्माण। जब आप कभी जयपुर घूमने के लिए जाओ ना, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जल महल भी मिलेगा, ठीक है ना, और जंतर मंतर भी मिलेगा। तो ये इन सारी चीजों का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये थी सवाई जयसिंह की सारी उपलब्धियां। तो सवाई जयसिंह जो हमारा टॉपिक था वो यहां पर क्या होता है? समाप्त होता है। अब अपने देखो अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। अब देखो अपने गुरु नानक देव जो कि सिखों के प्रथम गुरु और एक गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, क्यों सिख जो धर्म इसकी स्थापना हुई? 13वीं शताब्दी में जब पंजाब में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया, मुगलों का जो साम्राज्य वो स्थापित हो गया, तो देखो उन्होंने वहां पर जो हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम जो धर्म है इसको श्रेष्ठ मानते हुए हिंदू धर्म को निम्न धर्म का उन्होंने दर्जा दिया। निचले धर्म पर मतलब निचले धर्म में उनको माना गया, जिससे क्या है पंजाब के जितने भी हिंदू हैं वो क्या है, इससे आक्रोशित हो गए। दैनिक अत्याचार और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, यानी कि जो हिंदू थे उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन उनको करवा के जबरदस्ती जो इस्लाम धर्म है वो कबूल करवाया उनसे जा रहा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए सिख धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक देव। तो देखो गुरु नानक देव का जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 में हुआ, ठीक है ना। पहले जो गुरु थे नानक देव, उनका जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 को। प्रश्न आता है गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, या गुरु नानक देव की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो क्या थी? 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो उसमें देखो सबसे पहले गुरु नानक देव है उनकी शिक्षा थी कि एक ईश्वर में विश्वास, ठीक है। गुरु नानक देव का कहना था कि ईश्वर सिर्फ क्या है? एक है। हम लोग हैं वो उसको अनेक नामों से बुलाते हैं। कोई उसको मतलब अल्लाह बोल देता है, कोई भगवान बोल देता है, कोई उसे ईसा मसीह बोल देता है। अलग अलग नामों पर हमारे द्वारा उसको संबोधित किया जाता है, लेकिन वो क्या है? एक ही है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है। ये गुरु नानक देव की जो प्रथम शिक्षा है वो थी, या पहली शिक्षा थी, ठीक है। फिर एक गुरु की महत्ता पर बल गुरु नानक देव ने कहा कि समाज में जो सर्वोच्च स्थान है वो गुरु का है, क्योंकि इंसान को भगवान तक मिलाने वाला या भगवाने से मिलाने वाला या उनके दर्शन कराने वाला है वो सिर्फ कौन है? गुरु ही है, अन्य कोई नहीं, ठीक है। यानी कि गुरु भगवान से भी ऊंचा दर्जा है, वो उन्होंने क्या है गुरु का बताया था। और गुरु की महत्व या गुरु की महत्ता पर उन्होंने क्या दिया? बल दिया। उन्होंने कहा कि गुरु के माध्यम से ही तुम्हारा क्या हो सकता है? गुरु के माध्यम से ही आप क्या है जो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं वो आप पा सकते हैं, या गुरु के माध्यम से ही अपना जो विकास है वो हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो गुरु के महत्व पर बल। फिर मानव के शुभ कर्मों पर बल। उन्होंने कहा मानव को हमेशा क्या है? शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि
मतलब करोड़ों जीवों में मानव ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की और बोलने की और बात करने की ये मतलब भगवान ने क्या है अलग से एक कला दी है। तो इसको हमेशा मानव को बुरे कार्यों से बचना चाहिए और जो शुभ कर्म है या जो अच्छे कार्य हैं निरंतर वो कार्य करने चाहिए। इसको बोलते हैं शुभ कर्मों पर बल। ठीक है, लालच में आकर या किसी अन्य तरीके से मानव उसको बुरे कार्य या पाप से बचना चाहिए। ये कहना था गुरु नानक देव का। तो गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जाति पाति का विरोध। चौथी शिक्षा क्या थी? जाति पाति का विरोध। गुरु नानक देव जो है वो जाति पाति के विरोध में थे। जो हिंदू समाज में उस समय देखो जाति प्रथा है वो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। जातिगत आधार पर देखो बहुत ज्यादा भेदभाव था, जिसका फायदा भी किसने उठाया? मुगलों ने उठाया। निम्न जाति के जो लोग थे, दलित जाति के जो लोग थे, स्वर्ण जातियों के अत्याचार के कारण उन्होंने कईयों ने इस्लाम धर्म उसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। ठीक है, मुगलों को ज्यादा दिक्कत नहीं आई धर्म परिवर्तन कराने में, क्योंकि हमारे धर्म हिंदू धर्म के कुछ जो दलित जाति के लोग थे वो परेशान थे स्वर्ण जाति के व्यवहार के कारण है, क्योंकि जाति पाति का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा मतलब यहाँ गहरा था। तो उन्होंने क्या है मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। इसलिए जो गुरु नानक देव ने कहा कि जाति पाति का सभी को क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। मनुष्य की जात एक है। गुरु नानक देव का कथन क्या था कि मनुष्य की जात एक है, यानी कि मनुष्य उसकी एक जात है, वो है मनुष्य और कोई जात नहीं है, मनुष्य की जात एक। तो ये देखो गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं थी। गुरु नानक देव है वो सिखों के प्रथम गुरु थे। अब जो हम अगली बात करते हैं वो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना? और ये तेग बहादुर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु जो तेग बहादुर उनके पुत्र थे। 10वें और अंतिम गुरु वे। इसके बाद में कोई सिख गुरु नहीं हुए। अब देखो इन्होंने उस समय मुगल जो बादशाह था औरंगजेब, जिसने इनके पिता तेग बहादुर है उसका वध करवा दिया था, उसकी गर्दन कटवा दी थी। उसके अत्याचारों से बचने के लिए और उसका विरोध करने के लिए सिखों को देखो क्या है, पहले तो ये धर्म के एक तरह से धर्म था, लेकिन इसने क्या कहा कि आप एक काम करो, इसको मात्र एक धर्म की दृष्टि से मत देखो। जितने भी सिख लोग हैं, सिख समुदाय के जितने लोग हैं, वो शस्त्र और शास्त्र का उनको ज्ञान होना भी जरूरी है, ताकि अपने मुगलों से क्या कर सकें? उनका विरोध कर सकें, उनका प्रतिरोध कर सकें। इसलिए मुगलों का प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने शस्त्र और शास्त्रागार खोले, कई केंद्र बनाए, जहां पर सिखों को क्या है? शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, तलवार चलानी सिखाई जाती थी, भाला चलाना सिखाया जाता था, अपनी रक्षा करना सिखाया जाता था। तो ये शस्त्र और शास्त्रागार किसने खोले? गुरु गोविंद सिंह ने। कौन से? जो मुगल बादशाह के अत्याचारों के विरुद्ध औरंगजेब। ठीक है, सिखों को संगठित किया। मतलब सिख जो थे, सिख जो धर्म है उसमें भी कई जातियों में बटा हुआ था, तो उनको क्या किया? संगठित किया, इकट्ठा किया। बताया गुरु गोविंद सिंह ने कि अगर अपने इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे मुगलों के खिलाफ तो ही युद्ध जीत सकते हैं। एकता में बल है, उसका पाठ इन्होंने जनता को पढ़ाया, सिखों को पढ़ाया। तो देखो सबसे पहले सिखों को क्या किया? संगठित किया और कुरीतियां हटाने और नव चेतना का जागृत किया। मतलब कुरीतियां क्या की गई? हटाई गई। जो बुरी कुरीतियां क्या होती हैं? जैसे दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, ठीक है ना, ये जो पूरी प्रथाएं चलती है ना, कुप्रथाएं चलती हैं, बाल विवाह वगैरह है, ठीक है, इनको बोलते हैं कुरीतियां। ठीक है, जो बेकार रीतियां होती हैं उनको कुरीतियां बोला जाता है। जैसे आज भी हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं, दहेज प्रथा वगैरह है, बाल विवाह है, तो उस समय में भी देखो बहुत ज्यादा कुरीतियां थी। तो उन कुरीतियों को हटाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ की स्थापना की थी, जिसका नाम है खालसा पंथ। खालसा पंथ। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि नव चेतना का जागरण करने के लिए सिख समुदाय में और कुरीतियां हटाने के लिए और उनको एक करने के लिए जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब देखो चमकौर का युद्ध हुआ था इनका मुगलों के साथ। ठीक है ना, किनके साथ हुआ था?
मुगलों के साथ है। कौन सा युद्ध है? चमकौर का युद्ध। तो इस चमकौर के युद्ध में इन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 पुत्र खो दिए। कितने पुत्र खो दिए? 2 पुत्र खो दिए। कौन से युद्ध में? चमकौर के युद्ध में। ठीक है, वैसे तो हमारी बुक में 10 के 10 गुरु हैं, उनके बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या है, पहला और 10वां गुरु बताया है। ठीक है ना? तो देखो, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, अगर वीडियो में आती है, तो आप जरूर क्या करना है, आपको कमेंट में वो लिखना है। कभी कभी वीडियो नहीं बन पाती क्योंकि माहौल, मतलब ये जो बीमारी का माहौल ऐसा चल रहा है, कई बार घर से नहीं आया जाता, तो कभी अगर वीडियो नहीं मिले, एक दिन छोड़ के एक दिन भी मिल सकती है, या हम प्रयास तो ये करेंगे कि आपको जो वीडियो वो रोजाना मिले। लेकिन कई बार देखो किसी कारणवश है वो स्कूल में नहीं आया जा सकता या वीडियो नहीं बनती, तो एक दिन अगर नहीं आती तो दूसरे दिन वीडियो जरूर आएगी। ठीक है ना? हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाए, या हम प्रयास करेंगे कि रोजाना भी आ जाए। ठीक है, अब देखो अगला वीडियो जब कल लेके आएंगे, कल या परसों अगला वीडियो लेके आएंगे। जब भी वीडियो बनेगा तो आपको लिंक है वो क्या है, भेज दी जाएगी। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक कभी भी आपके पास क्या है, लिंक आ सकती है। और ये पाठ देखो अपना है, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इसकी जो PDF है वो 2 या 4 दिन में आपके पास भेज देंगे। हो सकता है कि आपने पिछली जो PDF है वो कर ली हो, जिसने नहीं की तो पहले पीछे वाला जो होमवर्क है वो करें, और 2-4 दिन में दूसरा पाठ है, इसके भी मैं नोट्स PDF में आपके पास भेजने वाला हूँ। आगे अब कल से तीसरा पाठ है जो हमारा, वो अपने क्या है शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।